चलिए आरसीसी के लेवल 1 पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंक्रीट पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू कंक्रीट क्या होता है? इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंक्रीट क्या है? मोस्ट कॉमन बिल्डिंग मटेरियल है। ये एक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये एसेंशियल है। कंक्रीट का यूज कहाँ कहाँ होता है? बिल्डिंग में, ब्रिज के अंदर होता है, पियर में होता है, चिमनीज में होता है, पेवमेंट्स में होता है, डैम्स में होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में होता है, कन्वेइंग पाइप्स के अंदर होते हैं, लिक्विड रिटेनिंग टैंक और स्ट्रक्चर के अंदर होता है, असेंबली हॉल्स में होता है, ऑडिटोरियम में होता है, स्विमिंग पूल में होता है, बंकर्स में होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंक्रीट की कि आरसीसी में कितने टाइप ऑफ कंक्रीट होता है। पहला आता है प्लेन कंक्रीट। तो हम प्लेन कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे अब कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कंक्रीट एक ऐसा मास सीमेंटिंग मटेरियल से बना होता है, एक मास कंक्रीट मटेरियल से बना होता है कंक्रीट, जिसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो होते हैं सैंड, ग्रेवल, वाटर और सीमेंटिंग मटेरियल। ठीक है। वेट कंडीशन में किसी भी शेप और फॉर्म में मोल्ड हो सकता है। अगर ये जब वेट कंडीशन में हो तो किसी भी शेप या फॉर्म में ये मोल्ड हो सकता है। ड्राई होने पर हार्ड हो जाता है। हिस्ट्री की बात करें तो अप्रोक्स लास्ट 150 ईयर से बिल्डिंग मटेरियल के रूप में ये यूज हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलरिटी के रीजंस क्या है। ये हाईली ड्यूरेबल्स होते हैं कंक्रीट, क्योंकि हॉस्टाइल एनवायरनमेंट कंडीशन में भी ये स्ट्रॉन्ग होता है। इजीली कास्टेबल होता है, किसी भी शेप और साइज़ में इसको कास्ट किया जा सकता है। इकोनॉमिकल की बात करें तो ये रिलेटिवली चीपर होता है और वाइडली अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं कंक्रीट की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कंप्रेशन रेजिस्टिंग एबिलिटी होती है इसके अंदर, मतलब हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती हैं, अदर बिल्डिंग मटेरियल से ज़्यादा होती हैं। कंक्रीट ग्रेड जो होती है वो 5 MPa से लेके 100 MPa तक होती हैं। अब इसके मेजर ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें तो ये सिग्निफिकेंट टेंशन रजिस्ट नहीं कर पाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ 10% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती हैं जो इसकी वो इक्वल होती है 10% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, मतलब 1/10। इसलिए प्लेन कंक्रीट का यूज लिमिटेड होता है। यूज होता है उस जगह पे जहाँ टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रही हो। पेडेस्टल्स में, मास कंक्रीटिंग डैम के अंदर प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूज होता है। अब बात करते हैं रेनफोर्समेंट कंक्रीट के बारे में। इसकी इम्पोर्टेंस और पॉपुलरिटी के बारे में बात करते हैं तो कंक्रीट ने बहुत इम्पोर्टेंट गेन की है। कंक्रीट ने बहुत इम्पोर्टेंस गेन की है, जिसका रीज़न है कि रेनफोर्स कंक्रीट का डेवलपमेंट स्टील बार इंट्रोड्यूस करने से कंक्रीट की एक्सीलेंट कंपोजिट बिल्डिंग मटेरियल बन जाता है। ठीक है, कंक्रीट एक एक्सीलेंट कंपोजिट बिल्डिंग मटेरियल बन जाता है। कब? जब स्टील बार इंट्रोड्यूस करते हैं हम किसके अंदर? कंक्रीट के अंदर। टेंसाइल स्ट्रेस रेजिस्टेंस की बात करते तो आरसीसी सिग्निफिकेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ और स्ट्रेन रजिस्ट कर सकता है। बीम, स्लैब जैसे स्ट्रक्चरल एलिमेंट में यूज होता है। सिर्फ रेनफोर्समेंट कंक्रीट की वजह से टेंशन लेना पॉसिबल होता है। टेंशन जोन ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं तो स्टील बार टेंशन जोन में एम्बेडेड किया जाता है। कौन से जोन में एम्बेडेड किया जाता है? टेंशन जोन में। स्टील बार टेंशन लेने में कंक्रीट की हेल्प करता है। बात करते हैं बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील। रेनफोर्समेंट कंक्रीट में परफेक्ट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। स्ट्रेन कंपेटेबिलिटी अज्यूम की जाती है कि कंक्रीट का स्ट्रेन स्टील के स्ट्रेन के बराबर हो। ये स्ट्रेन कंपेटेबिलिटी अज्यूम की जाती है। इंटरफेस कंक्रीट और स्टील के बीच होता है। जो इंटरफेस होता है वो किस किस के बीच होता है? कंक्रीट और स्टील के बीच होता है। नेचर ऑफ कंक्रीट फेलियर की बात करें अगर तो कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल होता है, फेलियर विदाउट वार्निंग होता है, और स्टील इंट्रोड्यूस करने से कंक्रीट डक्टाइल बन जाता है और कोलैप्स से पहले सफिशिएंट वार्निंग मिलती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस के सोर्सेज के बारे में। तो ये डायरेक्ट टेंशन या फ्लेक्सुरल टेंशन होती है।
टेंसाइल स्ट्रेस के जो सोर्सेज हैं वो डायरेक्ट टेंशन या फ्लेक्सुरल टेंशन देता है। और इनडायरेक्टली बात करें तो ये शेयर स्ट्रेस डायगोनल प्लेन में टेंशन डेवलप होती हैं। अदर कॉजेज़ की बात करें तो टेम्परेचर इफेक्ट और श्रिंकेज इफेक्ट होते हैं। ठीक है। नीड ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, जहाँ टेंसाइल स्ट्रेस आता है स्टील प्रोवाइड करना नेसेसरी है। स्टील इनएविटेबल होता है, अगर स्टील इनसफिशिएंट हो तो क्रैक का प्रोपगेशन होता है और कंप्लीट फेलियर तक ले जाता है। अब बात करते हैं स्टील इन कंप्रेशन जोन के बारे में कि रेनफोर्समेंट बार कंप्रेशन जोन में एम्बेडेड करने से मेंबर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स है कॉलम और डबल रेनफोर्समेंट बीम। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिज़ाइन कोड इन डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। इम्पोर्टेंस ऑफ डिज़ाइन कोड, डिज़ाइन कोड की इम्पोर्टेंस समझते हैं किसके अंदर, डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर। डिज़ाइन कोड क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ अपने अपने कोड बनाती हैं, स्ट्रक्चर के डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए गाइडलाइंस देते हैं। ये कोड बनाने का जो पर्पज़ होता है वो एक्सपीरियंस स्ट्रक्चरल इंजीनियर उससे होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स एकेडमिशियंस होते हैं और एमिनेंट प्रोफेशनल्स के कोलैबोरेशन से होता है। कोड टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहते हैं करंट रिसर्च और ट्रेंड के बेसिस पर। ठीक है। इसके एग्जांपल बात करते हैं तो इसमें IS 456 1978 और इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 कोड RCC में मोस्टली यूज होता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट और पर्पज़ ऑफ डिज़ाइन कोड। क्या पर्पज़ होता है कोड को डिज़ाइन करने का, तो सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी इंश्योर करना, मतलब मिनिमम डिज़ाइन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक करके। ठीक है। उसके बाद आता है डिज़ाइनर का काम इजी बनाना होता है, टेबल और चार्ट के फॉर्म में डाटा प्रोवाइड करके। कंसिस्टेंसी इंश्योर करना होता है, प्रोसीजर में जो डिज़ाइनर फॉलो करते हैं कंसिस्टेंसी को क्या करनी होती है, इंश्योर करनी होती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट, चौथा आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेलियर, इम्प्रॉपर साइट कंस्ट्रक्शन में प्रैक्टिस से होने वाली स्ट्रक्चरल फेलियर से प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद में आता है लीगल वैलिडिटी। लीगल वैलिडिटी में क्या होता है कि कोड को लीगल सेंसिटिविटी होती हैं, इनके बेसिस पर लीगल स्टैंड लिए जा सकते हैं। अब इनके रिजल्ट्स की बात करते हो तो इससे पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है कि स्ट्रक्चर सेफ होता है, यूनिफॉर्म डिज़ाइन प्रैक्टिस होती हैं, रिलायबल कंस्ट्रक्शन होता है, लीगल सपोर्ट इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स होते हैं। अब बात करते हैं बेसिक इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर द डिज़ाइन स्ट्रक्चर। तो पहला आता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। रेनफोर्स, इसमें देखते हैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए बेसिक कोड पब्लिश करता है ये। ठीक है। और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए स्टैंडर्ड डिफाइंस करता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द IS कोड। 456 2000 जो है ये प्लेन और रेनफोर्समेंट कंक्रीट का कोड प्रैक्टिस है। IS 875 1987 पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक ये डिज़ाइन लोड के लिए कोड प्रैक्टिस करते हैं, किसके लिए, डिज़ाइन लोड के लिए। उसके बाद में आता इंडियन स्टैंडर्ड 1893 2002, ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस की डिज़ाइन के क्राइटेरिया के लिए यूज़ होता है। उसके बाद में आता है 13920 1993, ये डक्टाइल मटेरियल ऑफ RCC स्ट्रक्चर में सीस्मिक फोर्स के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करते हैं कि क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट स्ट्रेंथ में वेरिएशंस होते हैं, किसकी वजह से, कंक्रीट कंस्टिट्यूएंट्स, सैंड, कोर्स एग्रीगेट ETC में वेरिएशन होता है। कंक्रीट नॉन होमोजीनियस मटेरियल है, सेम मिक्स से लिए गए स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ डिफरेंट हो सकती है, इसलिए कंक्रीट स्ट्रेंथ में कंसिडरेबल वेरिएशंस होते हैं। ये वेरिएशन कंट्रोल होता है स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल से और ये क्वालिटी एश्योरेंस से। अब बात करते हैं स्टैटिक स्टडी ऑफ वेरिएशन के बारे में। तो वेरिएशन स्टडी होती हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट वेरिएशन की बात करें तो कोफिशिएंट डेविएशन डिवाइड बाय मीन स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है,
कोफिशिएंट वेरिएशन क्या होती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन स्ट्रेंथ। उसके बाद बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की। तो कंक्रीट स्ट्रेंथ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल डिवाइड बाय गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। उसके बाद बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जो रेंज होती हैं वो 0.01 से लेके 0.02 के बीच में होती है। कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएशन की रेंज होती है। अब बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल का जो इफ़ेक्ट होता है। गुड क्वालिटी कंट्रोल अगर हैं तो वेरिएशन क्या होगा, कम होगा। अगर मॉडरेट क्वालिटी कंट्रोल है तो मीडियम वेरिएशन होगा, और पुअर क्वालिटी कंट्रोल है तो ज़्यादा वेरिएशन होगा। तो ये सब क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे वेरिएशन इसी पे डिपेंड करता है। अब बात आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द कंक्रीट स्ट्रेंथ। कंक्रीट स्ट्रेंथ की डिटर्मिनेशन, इसमें यूनी एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट से स्ट्रेंथ डिटरमाइन होती है। किससे होती है, यूनी एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट से। इसमें जो स्टैंडर्ड क्यूब साइज होता है वो होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। क्यूब को लोड किया जाता है जब तक कि वो फेलियर ना हो जाए, और इसकी टेस्टिंग टाइम होता है 28 डेज आफ्टर कास्टिंग एंड क्यूरिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ एक्सप्रेशन की। तो स्ट्रेंथ एक्सप्रेशन नियरेस्ट 0.5 न्यूटन पर mm² तक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 के अकॉर्डिंग एक सैंपल में 3 स्पेसिमेंस होने चाहिए और सैंपल की स्ट्रेंथ इक्वल होनी चाहिए 3 स्पेसिमेंस के एवरेज के बराबर। और जो इनके अंदर इंडिविजुअल वेरिएशंस होता है तो ±15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा होने पर टेस्ट रिजल्ट डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, ये एप्लीकेबल होते हैं M20 ग्रेड या उससे ऊपर के लिए, ठीक है। अब मीन्स ऑफ फॉर कंजिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट्स के अंदर जो FCK प्लस 0.825, क्या FCK प्लस 0.825 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। राउंड ऑफ नियरेस्ट जो लेते हैं वो लेते हैं 0.5 न्यूटन पर mm², ठीक है। और FCK प्लस 4 भी होते हैं, जो भी ग्रेटर हो इन दोनों में से वो लेते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इंडिविजुअल टेस्ट में FCK -4 न्यूटन पर mm होता है। अब बात करते हैं नीड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में लार्ज वेरिएशंस होता है, इसलिए एक मिनिमम अश्योर्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। क्या होता है, कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में लार्ज वेरिएशंस होते हैं, इसलिए एक मिनिमम एश्योर्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करना होता है ताकि हर मिक्स से एक मिनिमम स्ट्रेंथ मिल सके। इस पर्पज के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिफाइन की जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिसके नीचे सिर्फ 5% टेस्ट रिजल्ट ही गिरते हो। क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ होती है जिसके नीचे सिर्फ 5% टेस्ट रिजल्ट ही गिरते हो, मतलब 95% रिजल्ट FCK से ऊपर होंगे और 5% रिजल्ट FCK से कम होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ग्राफिकल मीनिंग समझते हैं अगर, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर जो मेन स्ट्रेंथ होती हैं वो FCM होती हैं, और FCK जो मेन स्ट्रेंथ -1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन होती हैं। लेफ्ट साइड 5% एरिया इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जोन होता है, ठीक है। तो FCK आपको समझ में आ गई। मीन स्ट्रेंथ क्या होता है, FCK मीन स्ट्रेंथ -1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। कंक्रीट की डिज़ायर प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। कंक्रीट की डिज़ायर प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ,
डेंसिटी, ड्यूरेबिलिटी और इम्परमेबिलिटी, ये कंक्रीट की डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, डेंसिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड परमेबिलिटी। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड टेस्ट से मेजर की जाती है, जैसे क्यूब स्पेसिमेन या स्लेंडर स्पेसिमेन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे मेजर की जाती है? स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसके अंदर क्या होते हैं? क्यूब स्पेसिमेन या सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन। अब यहाँ बात करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। ग्रेड का मतलब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 828 डेज, जिनकी यूनिट होती है न्यूटन पर mm² और MPa। क्यूब जो साइज पहले भी पढ़ा था हमने कि 150 mm क्यूब होता है, जिसके एग्जाम्पल समझे कि M20, M25, M30, M40, M25, M30, M50 सो ऑन। ठीक है। अब बात करते हैं जो अपडेट हुआ IS 456 2000 में, रिवाइज IS 456 2000 में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशन पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशन पर, एक्सपोजर कंडीशन पर डिपेंड करता है। जो कि RCC के लिए जो मिनिमम ग्रेड अपग्रेड हुआ है वो M15 से M20 हो गया है, RCC के लिए जो मिनिमम ग्रेड। उसके बाद करते हैं मिनिमम ग्रेड एज पर द एक्सपोजर की बात करें तो एक्सपोजर में कंडीशन वर्सेस मिनिमम ग्रेड की, तो माइल्ड में कितना होता है? M20 होता है, मॉडरेट के अंदर M25 होता है, सीवर के अंदर M35, सीवियर के अंदर M35, वेरी सीवियर के अंदर सीवियर के अंदर 30, सीवियर के अंदर 35, एक्सट्रीम पर M40। मीनिंग्स ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट में हायर कंक्रीट ग्रेड रिक्वायर्ड होती हैं। एक्सपोजर कंडीशन बढ़ने पर कंक्रीट ग्रेड भी बढ़ती हैं। नेक्स्ट चलते हैं कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का मतलब होता है सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट के रिलेटिव प्रोपोर्शन का प्रॉपर सिलेक्शन। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिक्स डिज़ाइन जो होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स डिज़ाइन के बारे में बात करें तो रिक्वायर्ड मिनिमम स्ट्रेंथ ऑब्टेंड करना होता है। रिक्वायर्ड मिनिमम स्ट्रेंथ क्या करनी होती है? ऑब्टेंड करनी होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के इक्वल हो। वर्केबिलिटी इंश्योर करनी होती है ऑब्जेक्ट ऑफ मिक्स डिज़ाइन से, ताकि फ्रेश या ग्रीन कंक्रीट के लिए। ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करनी होती है हार्डन कंक्रीट के लिए, जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो इंश्योर करनी होती है। इम्परमेबिलिटी इंश्योर करनी होती है किसके लिए? हार्डन कंक्रीट के लिए। ये सारी वो पहले जो हमने पढ़ा था, ये डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी होती है किसके लिए? कंक्रीट के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ ही काफ़ी नहीं होती हैं। कंक्रीट को वर्केबल भी होना चाहिए, ड्यूरेबल भी होना चाहिए और इम्परमेबल भी होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं इसके रेफरेंस के बारे में। तो इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 के अकॉर्डिंग वेरियस ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिखाए गए हैं। देख लेते हैं कहाँ दिखाए गए हैं। अब बात करते हैं नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन के बारे में। ये किस पे बेसिस होती हैं? ये कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन है और नॉमिनल मिक्स पर बेस्ड होती हैं। किस पर बेस्ड होती है? नॉमिनल मिक्स पे। तो अब बात करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट की। तो ऑर्डिनरी ग्रेड जो कौन कौन सी ग्रेडें होती हैं वो है M10, 15 और 20। स्टैंडर्ड ग्रेड के बारे में बात करें तो M25, M30, M35, M40। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के बारे में बात करें तो M60, M70, M80, M90, M100। ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड के बीच में आता है। अब एक नोट दे रखा है वो पढ़ लेते हैं कि IS 456 2000 का प्रोविजन M60 और अबोव ग्रेड पर अप्लाई नहीं होता है। समझ में आ गया आपको बात? ये जो 456 2000 का प्रोविजन है ना, M60 या इससे ऊपर वाली ग्रेड के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। अब बात करते हैं नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं। नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन क्या होती है? कंक्रीट मिक्स होता है जिसमें सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट मिक्स्ड रेशियो में होते हैं। ये नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन होती हैं। पहले का मेथड कंक्रीट मिक्स
लिखे जाते हैं, जैसे 1-4 सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट। ये मेथड वॉल्यूम या मास बेसिस पर होता था, तो ये एक रफ मेथड था। उसके बाद IS 456 2000 का इम्प्रूवमेंट नॉमिनल मिक्स प्रॉपर्टीज़ में अब मास वेट के बेसिस पर दिया जाता है। किसके बेसिस पर दिया जाता है? मास वेट के बेसिस पर। पहले कौन से पे दिया जाता था? वॉल्यूम के बेसिस पे। जहाँ एप्लीकेबल ग्रेड है M5, M7.5, M10, M15, M20। बात करते हैं नॉमिनल मिक्स प्रोपोर्शन के बारे में। पर 50 किलोग्राम ऑफ सीमेंट जो होता है 50 kg का एक बैग होता है। फॉर M5 के लिए अगर बात करें तो फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट जो होता है वो 800 kg होता है M5 के लिए, और वाटर जो होता है वो 60 किलोग्राम होता है। M77.5 के लिए फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट जो होता है वो 625 होता है, और वाटर जो होता है वो 45 होता है। M10 ग्रेड के लिए जो होता है फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट वो होता है 480 किलोग्राम, और वाटर के लिए 34 होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो M15 के जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट वो होता है 330 होता है, और वाटर 32 होता है। ठीक है, और जो M20 के लिए फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट होता है वो 250 होता है, और वाटर होता है 30। तो फाइन एग्रीगेट रेशो कोर्स एग्रीगेट रेशो जनरली 1/2 होता है। जनरली अपर लिमिट जो होती हैं वो 1:1.5 होती हैं, और जो लोअर रेशो होती है 1:2.5 होती हैं। सीमेंट बैग वॉल्यूम की बात करें तो 50 किलोग्राम सीमेंट होता है, जिसमें 34.5 लीटर वॉल्यूम्स होते हैं। यूज ऑफ द नॉमिनल मिक्स की बात करें तो ऑर्डिनरी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए एप्लीकेबल अप टू M20 ग्रेड तक होता है। M20 से ऊपर के लिए डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट यूज़ होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी के अंदर। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल नॉमिनल मिक्स के बारे में, तो जिसका एग्जांपल होता है वो 1:4 रेशियो होता है, जिसमें सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट होता है। ये अप्रोक्स M15 ग्रेड के बराबर होता है। हायर ग्रेड सीमेंट 43-53 होती है, यानी M20 ग्रेड या उससे ऊपर की ग्रेड मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन मिक्स्ड कंक्रीट के बारे में। तो डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट में क्या होता है कि इसकी जो डेफिनेशन होती है, कंक्रीट जिसका मिक्स प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इसकी जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट होती हैं वो होती हैं स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी एंड इकोनॉमी। अब प्रेफरेंस के बारे में बात करते हैं डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट की। तो डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट नॉमिनल मिक्स से बेटर माना जाता है। किस लिए माना जाता है? रीजन, क्योंकि डिज़ायर्ड क्वालिटी मिलती हैं और मोर इकोनॉमिकल भी होता है। इसमें जो कोड प्रैक्टिस होते हैं कौन कौन से होते हैं डिज़ाइन मिक्स के अंदर, वो होते हैं 10262/1982। मिक्स डिज़ाइन के रिकमेंडेशन देता है। कौन कौन से? 10262/1982। ठीक है, किसके लिए? डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट के लिए। दूसरा आता है SP 23/1982। ये मिक्स डिज़ाइन के लिए गाइडेंस देता है। क्या देता है ये गाइडेंस देता है मिक्स डिज़ाइन के लिए। SP 23/1982 क्या देगा? ये गाइडेंस। ये गाइडेंस देता है। अब इसके रिजल्ट्स की बात करें तो बेटर क्वालिटी कंक्रीट होती हैं, कंट्रोल स्ट्रेंथ होती हैं, कंट्रोल्ड वर्केबिलिटी होती हैं, कंट्रोल्ड ड्यूरेबिलिटी होती हैं एंड इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शंस होता है। क्या क्या होती हैं? बेटर क्वालिटी स्ट्रेंथ, कंट्रोल्ड वर्केबिलिटी, कंट्रोल्ड ड्यूरेबिलिटी एंड इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप इन्वॉल्व इन मिक्स। स्टेप इन्वॉल्व इन मिक्स डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट एज पर IS रिकमेंडेशंस के लिए। तो स्टेप 1 में सबसे पहले क्या होती है? मीन टारगेट स्ट्रेंथ FCM डिटरमाइन करना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है FCM = FCK 1.65 × सिग्मा, और FC के करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती हैं
स्टैंडर्ड जो होता है, ये जो होती है सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये क्वालिटी कंट्रोल पर डिपेंड करता है। जो सिग्मा वैल्यू है ये IS 456-2000 के टेबल से ली जाती हैं। स्टेप 2 जो होती हैं, इसमें वाटर सीमेंट रेशो डिटरमाइन करना होता है कि 28 डे स्ट्रेंथ के बेसिस पर डिसाइड होता है किसकी स्ट्रेंथ पे, 28 डेज की स्ट्रेंथ पे। टारगेट स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए मैक्सिमम लिमिट IS 456 टेबल 5 के लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टेबल 1.6 में दिया गया है ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं स्टेप 3, वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करना होता है। ये किस पर डिपेंड करता है, ये करता है वर्केबिलिटी पे, एग्रीगेट साइज पे, एग्रीगेट ग्रेडिंग पर और टाइप्स ऑफ एग्रीगेट पे। जो वाटर कंटेंट किस किस पे डिपेंड करता है, वर्केबिलिटी पे, एग्रीगेट साइज पर, एग्रीगेट ग्रेडिंग पर और टाइप्स ऑफ एग्रीगेट पे। अब बात करते हैं नॉर्मल रेंज जो होती हैं वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने की, वो 170 से 200 लीटर पर मीटर क्यूब ऑफ द कंक्रीट होती हैं, ठीक है। और इसमें जो फाइन और कोर्स एग्रीगेट जो रेशो होता है वो जनरली कितना होता है, 1:1.5, 1:2, 1:2.5 होती हैं। स्टेप 4 की बात करें तो सीमेंट कंटेंट डिटरमाइन करना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सीमेंट कंटेंट इज इक्वल्स टू वाटर कंटेंट अपॉन वाटर सीमेंट रेशो। क्या होता है, वाटर कंटेंट अपॉन वाटर सीमेंट रेशो, ठीक है। ये सीमेंट कंटेंट डिटरमाइन करने का फॉर्मूला है। उसके बाद में आता है मिनिमम सीमेंट कंटेंट। मिनिमम सीमेंट कंटेंट IS 456 टेबल 4.5 से कम नहीं होना चाहिए, जिसका पर्पज होता है ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर करना, श्रिंकेज और थर्मल क्रैक को कंट्रोल करना। इसकी लिमिटेशंस अगर समझे तो सीमेंट कंक्रीट ग्रेटर देन होता है 450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अलाउ नहीं है इससे ज़्यादा। फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट की जो क्वांटिटी डिटरमाइन करता है प्रिंसिपल एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल से। कौन से, एब्सोल्यूट, जिसकी इक्वेशन होती है ये वाली, जिसमें C क्या होता है, सीमेंट मास होता है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, डेंसिटी ऑफ सीमेंट, डेंसिटी ऑफ सैंड, डेंसिटी ऑफ रो कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। ये ऐसे होता है, कैसे लिखते हैं, सीमेंट मास रो C प्लस फाइन एग्रीगेट या डेंसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स। ये क्वांटिटी डिटरमाइन करने का फॉर्मूला है। फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के एग्जैक्ट मासेस मिलते हैं। स्टेप 6 में जो बैच क्वांटिटी डिटरमाइन करना है वो मिक्सचर कैपेसिटी के बेसिस पर है। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर के वेट निकालता है। प्रैक्टिकल फील्ड में बैचिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहेवियर ऑफ कंक्रीट अंडर यूनी एक्सियल कंप्रेशन। अब बिहेवियर ऑफ कंक्रीट अंडर यूनी एक्सियल कंप्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो इसकी स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन होती हैं वो क्या होती हैं, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट से निकालते हैं, ठीक है, जिसका स्पेसिमेन 150 mm कंक्रीट क्यूब होता है। टेस्टिंग स्टैंडर्ड जो होता है एज पर IS 416/1959 होता है। मतलब जो टेस्टिंग स्टैंडर्ड क्या होता है इसके, IS 516/1959 होता है क्या, टेस्टिंग स्टैंडर्ड। जो टेस्टिंग टाइम होता है वो 28 डेज आफ्टर कास्टिंग कंटिन्यूस क्यूरिंग पर होता है। लोडिंग टाइप होती है वो स्ट्रेन कंट्रोल लोडिंग होती हैं, ठीक है। और जो स्ट्रेन रेट होती हैं वो होती हैं 0.001 mm पर मिनट। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है। रिमेंबर क्यूब वर्सेस सिलेंडर के बारे में, तो USA में क्यूब की बजाय सिलेंडर यूज होता है, जिसका हाइट और डायमीटर रेशियो 2 होता है, ठीक है। एग्जांपल डायमीटर 150। सिलेंडर स्ट्रेंथ की बात करें तो क्यूब स्ट्रेंथ से कम होती हैं।
सेम क्वांटिटी कंक्रीट के लिए। इसके रिजल्ट समझे तो क्यूब टेस्ट हायर स्ट्रेंथ होती हैं और सिलेंड्रिकल टेस्ट लोअर स्ट्रेंथ होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेसिमेन साइज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? हाइट विड्थ रेशो पर, हाइट और डायमीटर रेशो पर, क्रॉस सेक्शन और डायमेंशन ऑफ स्पेसिमेन पर। सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन केस के अंदर जो डायमीटर होती हैं वो 150 mm होती हैं और हाइट बाय डायमीटर रेशो जो होता है वो 2 होता है। जब H/D रेशो 2 या 0.5 तक रिड्यूस होता है, 0.5 तक रिड्यूस हो जाता है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 80% तक इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब क्या होता है सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन के अंदर, जब हाइट बाई डेप्थ जो रेशो होता है, हाइट और डायमीटर जो रेशो होता है वो 2 या 0.5 से रिड्यूस हो जाए तो स्ट्रेंथ 80% तक इंक्रीज होती है। जब डायमीटर 150 mm से 900 mm तक बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ 70% तक डिक्रीज हो जाती है। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन प्लेटन रेस्ट्रेंट इफेक्ट है। कौन सा? प्लेटन रेस्ट्रेंट इफेक्ट। इसमें क्या होता है, लोडिंग प्लेट और स्पेसिमेन के टॉप बॉटम सरफेस से फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंट शेयर स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे जैसे प्लेट सरफेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है ये इफ़ेक्ट कम हो जाता है, जिससे कंक्लूजन होता है कि स्टैंडर्ड कंक्रीट क्यूब हाइट डिवाइड बाय डायमीटर 1 होता, हाइट रेशो डायमीटर ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है। अगर स्टैंडर्ड कंक्रीट सिलेंडर के अंदर हाइट बाय डायमीटर रेशो जो है वो 2 है तो क्यूब से कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन में। तो जनरल जो नेचर होता है वो डिफरेंट ग्रेड के लिए होता है, डिफरेंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती हैं। डिफरेंट ग्रेड के लिए क्या होती है? डिफरेंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है। इनिशियल फेज में कर्व ऑलमोस्ट लीनियर होता है और नॉन लीनियरिटी स्ट्रेस बदलने पर सिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के 0.002 पर आता है। जो मैक्सिमम स्ट्रेस आता है वो स्ट्रेन कहाँ पर आता है? 0.002 पर। बियॉन्ड पीक स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ता है, स्ट्रेस कम होने लगता है। स्ट्रेन बढ़ने पर स्ट्रेस कम होने लगता है। फेलियर, एट फेलियर पर जो कंक्रीट स्ट्रेन है वो 0.003 से 0.005 के बीच होता है। ठीक है, फेलियर पर। जो रिकमेंडेशन की बात करें, आपको एक बात जो रिमेंबर रखनी है वो क्या है, क्यूब की जो स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल होती है 1.125 इंटू सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके 1.25 टाइम होती है सिलेंडर स्ट्रेंथ के क्यूब स्ट्रेंथ। नेक्स्ट चलते हैं, बिहेवियर ऑफ कंक्रीट इन टेंशन के बारे में बात करते हैं कि कंक्रीट का जो बिहेवियर होता है टेंशन के अंदर। टेंशन बिहेवियर ऑफ कंक्रीट टेंशन में वीक होता है। डायरेक्ट टेंशन लेने के लिए डिज़ाइन नहीं किया जा सकता। टेंसाइल स्ट्रेस आते हैं, किसकी वजह से आते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस फ्लेक्चर की वजह से आते हैं, शियर की वजह से आते हैं, श्रिंकेज की वजह से आते हैं और टेम्परेचर स्ट्रेस की वजह से आते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस किस की वजह से आते हैं? फ्लेक्चर की वजह से, शियर की वजह से, श्रिंकेज की वजह से और टेम्परेचर स्ट्रेस की वजह से। प्योर शियर जो होता है वो डायगोनल प्लेन पर टेंशन कोज करता है। क्या कोज करता है? डायगोनल प्लेन पर टेंशन कोज करता है। जिसकी इंपॉर्टेंस समझे कि शियर स्ट्रेंथ असेसमेंट के लिए होता है बीम के यूनि रेनफोर्समेंट वेब के लिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजरमेंट की अगर बात करें तो डायरेक्ट टेंशन टेस्ट में डिफ़िकल्ट होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजरमेंट करते हैं तो अगर डायरेक्ट टेंशन टेस्ट करता है तो ये डिफ़िकल्ट होता है। प्योर एक्सियल टेंशन विदाउट सेकेंडरी स्ट्रेस मेंटेन करना मुश्किल होता है, इसलिए डायरेक्ट मेथड यूज होते हैं जैसे फ्लेक्सुरल टेस्ट, इनडायरेक्ट मेथड और सिलेंडर स्प्लिटिंग टेस्ट यूज होते हैं ये टेंसाइल के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ मेथड के लिए।
फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ में फर्स्ट क्रैक के टाइम पर मूवमेंट असेस करने के लिए यूज़ होता है, और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ में 7% से लेके 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के इक्वल होता है डायरेक्ट टेंसाइल। अब बात करते हैं मॉडुलस रप्चर ऑफ कंक्रीट के बारे में। ठीक है, कि मॉडुलस रप्चर ऑफ कंक्रीट में क्या होता है। जो फ्लेक्सुरल टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड सिंपली सपोर्टेड प्लेन कंक्रीट बीम यूज होता है। क्या होता है फ्लेक्सुरल टेस्ट के अंदर? स्टैंडर्ड सिंपली सपोर्टेड प्लेन कंक्रीट बीम यूज होता है। जो बीम होता है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सेक्शन का होता है, और जहाँ 3 पॉइंट लोडिंग से फेलियर तक लोड किया जाता है। फ्लेक्सुरल टेस्ट के अंदर क्या होता है? स्टैंडर्ड सिंपली सपोर्टेड प्लेन कंक्रीट बीम यूज होती हैं, और वो जो बीम होती हैं वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है जिसमें 3 पॉइंट लोडिंग से फेलियर तक लोड किया जाता है। जो एक्सट्रीम फाइबर होता है उसमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होती है एक्सट्रीम फाइबर पर, और इस टेंशन स्ट्रेस को मॉडुलस ऑफ रप्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रप्चर। जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होती है कहाँ पर? एक्सट्रीम फाइबर पर। अब थियोरेटिकल एक्सप्रेशंस की बात करें तो मॉडुलस जो रप्चर होता है, मॉडुलस ऑफ रप्चर जो होता है, FCR जो होता है वो M/Z के बराबर होता है। अब ये जो M क्या होता है? ये होता है बेंडिंग मोमेंट एट द फेलियर, और Z जो होता है वो होता है सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल बिहेवियर के बारे में। तो एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर नहीं होता है। जो एक्चुअल इसका स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो लीनियर नहीं होता है। इसलिए इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 रिकमेंड करता है एक एम्पेरिकल फार्मूला, और वो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? वो एम्पेरिकल फार्मूला होता है FCR मॉडुलस ऑफ रप्चर का 0.7 √FC के। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला? फ्लेक्सुरल एम्पेरिकल फार्मूला है। जो ये होता है ये मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है FCR जो होता है, और FC के जो होती हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रेंथ होती हैं। यूनिट जो होती है इनकी ये MPa या न्यूटन पर mm में होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट क्या होता है? इसकी नीड क्या होती है? नीड ऑफ स्प्लिट टेस्ट की स्प्लिटिंग टेस्ट क्या होता है? डायरेक्ट टेंशन स्ट्रेंथ टेस्ट प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से रिलायबल नहीं होता है। जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है वो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से रिलायबल नहीं होता है। तो स्लेंडर स्प्लिटिंग टेस्ट मोर यूनिफॉर्म और रिलायबल रिजल्ट देता है। जो टेस्ट स्पेसिमेन की बात करें तो ये स्टैंडर्ड प्लेन कंक्रीट सिलेंडर होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड प्लेन कंक्रीट सिलेंडर होता है। सेम सिलेंडर जो स्पेसिमेन टेस्ट में यूज होता है। अब इसमें लोड का जो अरेंजमेंट होता है तो लोड सिलेंडर के साइड पर अप्लाई होता है। लोड डायामीटर के अलोंग एक्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर, और सिलेंडर स्प्लिट हो जाता है वर्टिकल डायमेट्रल प्लान में। सिलेंडर स्प्लिट कहाँ हो जाता है? वर्टिकल डायमेट्रिकल प्लान के अंदर। अब इसमें स्ट्रेस की कंडीशन अगर हम समझें तो स्ट्रेस की कंडीशन क्या होती है कि सिलेंडर के सेंटर में यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप होती हैं, जिसका जो फेलियर होता है वो टेंशन की वजह से होता है। फेलियर ऑफ स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ जो होती हैं वो होती हैं क्या होती हैं? 2p/πdl। P जो होता है ये मैक्सिमम लोड होता है एट फेलियर, D होता है डायमीटर ऑफ सिलेंडर, L जो होता है लेंथ ऑफ द सिलेंडर होता है। याद हो गया आपको 2p/πdl किसके? स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट के अंदर। अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 के अंदर। तो स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट के लिए कोई एम्पेरिकल प्रोवाइड नहीं करते हैं। रिलेशन विद मॉडुलस रप्चर इसका अगर समझें
तो फॉर नॉर्मल डेंसिटी कंक्रीट के लिए जो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो मॉडुलस रप्चर की कितनी होती है, 2/3 होती है ना। फॉर नॉर्मल डेंसिटी कंक्रीट में जो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होती हैं वो 2/3 ऑफ द मॉडुलस ऑफ रप्चर होती हैं। अब इसके रिजल्ट्स की बात करें तो स्लेंडर स्प्लिटिंग टेस्ट में कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए प्रैक्टिकल और स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रप्चर आपको बता दिया मैंने क्या है, M/Z होता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट इन टेंशन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट इन टेंशन की बात करें तो इसका जो जनरल बिहेवियर होता है वो क्या होता है, कंक्रीट टेंशन में बहुत वीक होता है, फेलियर स्ट्रेन बहुत कम होती हैं, और फेलियर स्ट्रेन रेंज जो होती है इसकी 0.001 से लेके 0.002 के बीच में होती है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट इन टेंशन की बात चल रही है यहाँ पर, जिसका जनरल बिहेवियर होता है। अब इसका स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप अगर समझें तो कर्व अप्रोक्स स्ट्रेट लाइन जैसी होती है इसकी, ठीक है। ओरिजिन से फेलियर पॉइंट तक लीनियर बिहेवियर करता है। क्या करता है स्ट्रेस स्ट्रेन में, ओरिजिन से लेके फेलियर तक लीनियर बिहेवियर करता है। अब बात करते हैं कंपैरिजन विद द कंप्रेशन। कंप्रेशन से इसके कंपैरिजन करें तो कंप्रेशन में नॉन लीनियर बिहेवियर होता है और टेंशन में ऑलमोस्ट लीनियर बिहेवियर होता है, ठीक है। डिज़ाइन कंसिडरेशन की अगर इसकी बात करें हम तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में जो कंक्रीट होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है बहुत कम होती है, इसलिए डिज़ाइन में जनरली इसको इग्नोर कर दी जाती हैं। कंक्लूजन अगर इसका सब बातों का समझे तो कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है और टेंशन में वीक होता है। टेंशन रजिस्ट करने के लिए स्टील रेनफोर्समेंट यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो ऑफ द कंक्रीट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करें तो कंक्रीट ट्रूली इलास्टिक मटेरियल नहीं होता है। लोड हटने पर ओरिजिनल से फुल्ली रिगेन नहीं कर पाता है। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप में नॉन लीनियर होता है, समझे आप। लोड हटाने पर दोबारा स्ट्रेन गेन नहीं करता है कंप्रेशन के अंदर। फिर भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए लीनियर इलास्टिक अजम्पशंस यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है एक्सियल स्ट्रेस अपॉन एक्सियल स्ट्रेन। कंक्रीट के लिए सिर्फ इनिशियल पार्ट में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वैलिड होता है जब लोडिंग लो डेंसिटी की हो या शॉर्ट ड्यूरेशन की हो। कब कंक्रीट के लिए कब किया जाता है, सिर्फ इनिशियल पार्ट स्ट्रेन में कर्व में वैलिड होता है जब लो डेंसिटी की हो या शॉर्ट ड्यूरेशन की हो। सस्टेन्ड लोडिंग की बात करें तो क्रीप इफेक्ट इंट्रोड्यूस करता है। क्या करता है, क्रीप इफेक्ट इंट्रोड्यूस करता है किसके अंदर, सस्टेनेबल लोडिंग के अंदर। अब बात करते हैं स्टैटिक और डायनामिक मॉडुलस के बारे में। तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ओरिजिन पर स्लोप बनाता है, इनिशियल टेंजेंट। डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन लोड के लिए होती है। डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ओरिजिन पर स्लोप होता है। स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नॉर्मली स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए यूज होती है। क्या, स्टैटिक मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी होती है वो नॉर्मली स्ट्रक्चर के एनालिसिस के लिए होती है। किसके एनालिसिस के लिए, स्ट्रक्चर के लिए। लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें तो डेड लोड और लाइव लोड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं, डेड लोड और लाइव लोड। क्रीप की बात करें तो इफेक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कम करता है। जो क्रीप होता है ना वो किसके इफेक्ट को कम करता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इफेक्ट को। जिससे कंक्लूजन आता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर स्टैटिक मॉडुलस, डायनेमिक मॉडुलस, लॉन्ग टर्म में क्रीप रिड्यूस करता है इफेक्ट ऑफ यंग्स मॉडुलस।
या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन कंक्रीट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट IS 456/2000 में इसकी वेरिएशन, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। पहला होता है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस या टेंजेंट मॉडुलस, ये सेकंड मॉडुलस जनरली यूज्ड इन प्रैक्टिस होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होते हैं ना, वो क्या होती है, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, ये सेकंड मॉडुलस। ये रिकमेंडेशन करता है 456/2000 की शॉर्ट टर्म इलास्टिक के लिए जो EC होता है वो होता है 5000 इंटू FC के MPa के अंदर। जो EC होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। अर्लियर कोड में जो IS 456 जो होता है वो 57,000 FC के यूज़ करते हैं स्ट्रक्चरल डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन के लिए। डिफ्लेक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट की बात करें, डिफ्लेक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट में तो टोटल डिफ्लेक्शन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, इंस्टेंटेनियस इलास्टिक डिफ्लेक्शन ड्यू टू हेड प्लस लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप और श्रिंकेज। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन में क्या क्या होता है, EC शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस यूज होता है। डिफ्लेक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट बीम के अंदर टोटल डिफ्लेक्शन जो होता है किसकी वजह से होता है, इनकी वजह से होता है। पॉइजन रेशो की बात करते हैं। पॉइजन रेशो डिफाइन करता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन अंडर यूनिफॉर्म यूनिएक्सियल स्ट्रेस। कंक्रीट के लिए जो रेंज होती है इसकी वो होती है 0.1 से लेके 0.3। इसकी डिज़ाइन वैल्यू जो होती है वो जनरली कंसिडर करते हैं 0.15 जनरली कंसिडर की जाती है। इसकी इंपॉर्टेंस इलास्टिक बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए होती है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्टैंडर्ड कंप्रेशन टेस्ट के अंदर जो टेस्ट 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है उसकी स्ट्रेन रेट 0.001 होती है। फास्ट लोडिंग या इम्पैक्ट के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज होती हैं और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी इंक्रीज होती हैं। स्लो लोडिंग या लॉन्ग ड्यूरेशन में फेलियर स्ट्रेन डिक्रीज होती हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी डिक्रेन होती है स्लाइटली। फेलियर स्ट्रेन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज होती हैं। तो इसका क्या रीजन होता है, टाइम डिपेंड डिफॉर्मेशन ऑफ इज इक्वल्स टू क्रीप होता है। अब बात करते हैं क्रीप ऑफ कंक्रीट के बारे में, जो इसकी डेफिनेशन होती है कि कांस्टेंट स्ट्रेस के अंडर कंक्रीट में टाइम के साथ जो एडिशनल स्ट्रेन डेवलप होती हैं वो यूज क्रीप कहते हैं, उसे क्रीप कहते हैं। ठीक है। इफेक्ट ऑफ क्रीप की बात करते हैं तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज करता है, बीम और स्लैब के डिफ्लेक्शन बढ़ाता है, लोड को धीरे धीरे कंक्रीट से रेनफोर्समेंट स्टील में ट्रांसफ़र करता है और प्री स्ट्रेस कंक्रीट में लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस होता है। क्या क्या करता है इफेक्ट ऑफ क्रीप, डिफ्लेक्शन इंक्रीज करता है, बीम और स्लैब के डिफ्लेक्शन बढ़ाता है, लोड को धीरे धीरे कंक्रीट से रेनफोर्समेंट स्टील में ट्रांसफ़र करता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस होता है। ठीक है। इसका जो नेचर होता है वो लॉन्ग टर्म फिनोमिना होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेन टाइम बिहेवियर ऑफ कंक्रीट की। जो टोटल स्ट्रेन होता है वो इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन प्लस क्रीप स्ट्रेन होता है। अनलोडिंग के बाद इंस्टेंटेनियस रिकवरी होती है और क्रीप रिकवरी होती है। कुछ स्ट्रेन रेसिडुअल क्रीप स्ट्रेन बन जाती हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर है जो क्रीप ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट करता है। हाई सीमेंट रेशो, क्रीप इंक्रीज होती हैं। हाई वाटर सीमेंट रेशो से भी क्रीप इंक्रीज होती हैं। लो एग्रीगेट कंटेंट से भी क्रीप इंक्रीज होती हैं। हाई एयर एंटरिंग से क्रीप इंक्रीज होती हैं। लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी से क्रीप इंक्रीज होती हैं। स्मॉल साइज थिन मेंबर से क्रीप इंक्रीज होता है। अर्ली लोडिंग से क्रीप इंक्रीज होता है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी लोडिंग से इंक्रीज होता है। इसको आप दोबारा रिवाइंड करके देखना, ये ज़रूरी है। रिजल्ट्स की बात करें तो कांस्टेंट स्ट्रेस पर क्रीप स्ट्रेंथ डेवलप होती हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन डिज़ाइन स्ट्रक्चर। ठीक है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर वर्सेस लैब स्ट्रक्चर जो होता है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती है लैब क्यूब या स्लेंडर स्ट्रेंथ, जिसका रीजन होता है ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग, मेंबर साइज और स्ट्रेन ग्रेडियंट। डिज़ाइन स्ट्रेंथ की बात करें तो मैक्सिमम डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो होती है 0.85 ऑफ स्पेसिफिक सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ होती हैं और इन टर्म्स ऑफ क्यूब की बात करें तो 0.67 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब होती है। ये अप्लाइड फॉर होते हैं कंप्रेशन मेंबर, फ्लेक्चरल या बेंडिंग मेंबर के लिए। फेलियर स्ट्रेंथ की जो लिमिट होती हैं वो डायरेक्ट कंप्रेशन में 0.002 होती हैं और फ्लेक्चर में जो 0.0035 होती हैं। अगर लोडिंग शॉर्ट टर्म में हो, विंड अर्थक्वेक सस्टेनेबल लोड ना हो, तब 0.85 सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ या 0.67 क्यूब स्ट्रेंथ लेना ज़्यादा
कंजर्वेटिव होता है। ऐसा केस में थोड़ा हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अडॉप्ट किया जाता है। चलो ये हो गया आपका लेवल 1 कंप्लीट।